नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशता। अखबारों की सुर्खियों में हम हर रोज उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस बनी होती है और उन पर विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि असल खबर क्या है, हेडलाइंस क्यों बनी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए होते हैं, उनसे विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं और असल खबर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और आज भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनके साथ हम अखबारों की सुर्खियों में तमाम सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं रवि अवस्थी जी और वरिष्ठ पत्रकार रामजी श्रीवास्तव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत करना चाहूंगी रवि जी मैं आपसे, जो बड़ी खबर है ये और किस तरह से इसको आप देखते हैं कि संसद में केंद्र ने कहा कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई, वहीं सच ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश में अप्रैल में ऑक्सीजन से लगभग 60 मौतें हुई है। ये रिपोर्ट एक छापी गई है, लेकिन वही संसद जो सत्र चल रहा है उसमें केंद्र का ये कहना है कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई है। कैसे देखते हैं आप? जी रवि जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है रवि जी से। रामजी श्रीवास्तव जी के पास मैं आना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक सर? आवाज आ रही है सर? रामजी श्रीवास्तव जी से पूछना चाहूंगी मैं। सर मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो जी रवि जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी 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 बताइए। जिस तरह से मैंने यही है कि दरअसल संसद में जो बयान आया है वो उसमें राज्यों के हवाले से वो केंद्रीय मंत्री ने ये बात कही है कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। दरअसल ये वैसा ही है जैसे कि भूख से मौत होने पे सरकार कहती है कि नहीं उसके यहाँ तो 100 ग्राम चावल रखे हुए थे और भूख से मौत। तो ये तकनीकी कारण, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर किसी भी मौत में ये तय करना बड़ा मुश्किल होता है टेक्निकल तौर पर कि एक मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है या दूसरे कारणों से हुई है। जी तो निश्चित तौर पर राज्यों से जो रिपोर्ट भेजी गई है उसी का हवाला देकर केंद्र सरकार ने ये बयान संसद में दिया है। और ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा शासित राज्यों से बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों से भी इसी तरह की रिपोर्ट जो है केंद्र को भेजी गई है। तो पूरे देश में अगर सभी राज्यों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि जो जानकारी उन्होंने भेजी है अगर वो गलत भेजी है या सही तो उसका समीक्षा की जानी चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पर जो लोगों ने देखा है आप उस तथ्य से नहीं मुकर सकते। ये सभी मामलों में ऑस्ट्रिच नहीं बना जा सकता है जी। ये तो बहुत गंभीर मामला जो जिस तरह का बयान था केंद्र सरकार की तरफ से आया तो स्वाभाविक इसको लेकर ही विपक्ष जो है हमलावर हुआ है और उसमें सवाल उठाए। कल कमलनाथ जी ने भी ये सवाल उठाया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई सरकार किस तरीके से झूठ बोल रही है जबकि सब लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग किस तरह गिड़गिड़ाते रहे, कैसे मौतें हुई हैं। तो इस सच को रखा जाना चाहिए। राम जी आपसे लेना चाहूंगी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? रामजी श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। रवि जी आपसे ही लेना चाहूंगी, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी थी ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़पते हुए मरे थे, बाइटें लोगों के सामने आई थी, मामले जो निकलकर सामने आए थे। ठीक है, केंद्र सरकार को जो भी रिपोर्ट्स राज्यों ने सौंपी, लेकिन इस तरह से सच को छुपा देना, एक बात ये कहना चाहूंगी मैं, किस तरह से बयान देना, क्योंकि संसद में जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है, उनसे जुड़े मुद्दों पर कानून बनाए जाते हैं। उस दौरान इस तरह का बयान देना, जबकि तस्वीरें सभी के सामने साफ है कि ऑक्सीजन की कमी से ही मौत हुई है, नहीं तो इतनी जो हलचल मची हुई थी कि ऑक्सीजन प्लांट तुरंत लगाए गए, वो क्यों लगाए जाते हैं? बिल्कुल प्रसिद्धा जी, देखिए मैंने कहा ना कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें साफगोई ज्यादा पब्लिक पसंद करती है। अगर जो हुआ है उसे बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन संसद में जिस तरीके का बयान आया उससे लग रहा है और चूंकि जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने राज्यों का हवाला देकर ये बात कही है
और आप कल देखिए कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी साफ तो कहा कि नहीं, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का भी यही बयान आया कि नहीं, सरकार ने जो है वह तत्काल व्यवस्था कर ली थी। और उससे तो आप टेक्निकल रीजन दिखाकर और वास्तविकता से नहीं मुकर सकते। ये जो है वो विपक्ष अगर इसमें हमलावर हुआ है तो उसने सही मुद्दे को उठाया है। बिल्कुल। रामजी श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? राम जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, कोशिश करते हैं उन्हें फिर से जोड़ने की। दूसरे बड़ी खबर पर पहुंचते हैं रवि जी। जिस तरह से मोहन भागवत ने जो बयान दिया है कि 1930 से पहले मुस्लिमों की आबादी बढ़ाई गई ताकि पाकिस्तान बने, पर बंटवारा हुआ, क्या मायने निकाले जाए मोहन भागवत के इस बयान के? मैं प्रचता जी, दरअसल भागवत जी जो है लगातार, खास करके संघ जो है वो लगातार इस दिशा में प्रयासरत कर रहा है कि सभी देश के सभी वर्गों को जोड़कर वो चलना चाहता है। और इसी दिशा में इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मुसलमान अलग नहीं है, बल्कि दो हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक ही है। कल जब वो असम में उन्होंने एक कार्यक्रम में जो बयान दिया वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि उन्होंने कहा कि भाई 1930 से पहले योजनाबद्ध तरीके से देश का बंटवारा करने के लिए जो है वो मुस्लिमों की आबादी बढ़ाई गई ताकि पाकिस्तान बन सके। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ हद तक ये सच साबित भी हुआ, लेकिन पूरा सच साबित नहीं हुआ। इसलिए आज भी जो है वो ऐसे तत्वों में खलबलाहट की स्थिति है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि जो आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में अल्पसंख्यकों को ध्यान रखा जाना चाहिए था और वो रखा भी गया है और अब तक भी ये होते रहे। उन्होंने कहा कि आगे भी, खास करके सीएए को लेकर उन्होंने स्पष्ट कही कि इससे भारत के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, कोई इसमें उन्हें परेशानी नहीं है, बल्कि ऐसे जिस तरीके से भारत में अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा, पाकिस्तान में वो चीजें देखने में नहीं आई। और वहां पर अल्पसंख्यकों को जो हिंदू हैं या सिख हैं या जैन परिवार है उन्हें प्रताड़ित किया गया, तो उन्हें छोड़कर भारत आना पड़ा। तो ऐसे लोगों को शरण देने के लिए ही उन्होंने कहा कि सीए लाया गया है, इसका भारत मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने वही बात कही जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है लगातार पिछले 1.5-2 साल से कहती रही है। और उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पक्ष को जो है स्पष्ट किया है कि सीए की जरूरत क्यों पड़ी। तो निश्चित तौर पर मोहन भागवत जी ने भी वही सब दोहराया है और उन्होंने एक बार फिर से देश के सभी लोगों को एकजुट करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता से बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। निश्चित ही, लेकिन एक सवाल उठता है कि अचानक से इस तरह के, इसके पहले भी उन्होंने एक डीएनए को लेकर बयान दिया कि हिंदू मुस्लिम जो भी है भारत में जो निवास करता है उन सभी का डीएनए, कि उसके बाद ये दूसरा बयान इसी हिंदू मुस्लिम को लेके। देखिए प्रसिद्ध जी, जहां तक मुझे जानकारी है ये ऐसा नहीं है कि 1-2 बयानों उसके बाद है। संघ लगातार इस दिशा में प्रयास करते रहा है। हालांकि जो विरोधी संस्थाएं या संगठन हैं वो उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं कि संघ जो है वो मुसलमानों का विरोधी है। ऐसा मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना, क्योंकि संघ के जितने भी पदाधिकारी उन्होंने लगातार जो है वो इस दिशा में काम करा है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाए। जो उनकी विचारधारा से मेल खाता है, उन्होंने कभी अपने आप को राजनीतिक दल भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जो हमारी विचारधारा से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी विचारधारा से सहमत है, इसलिए वो उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कभी कभी समर्थन करते हैं। लेकिन और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने किसी दूसरे दल को उसकी कभी निंदा की हो या उसको बुरा कहा हो। तो संघ ने कभी ये काम नहीं करा। अब जो लोग उनके बारे में कहते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि संघ जो है वो अपने सही दिशा में देश को एकजुट करने के लिए काम कर रहा है और करता रहेगा। जी रामजी श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? राम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। कंटिन्यू हम प्रयास कर रहे हैं। खैर ठीक है, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रवि जी, जिस तरह से कल भोपाल में बैठकों का दौर चला,
पिछले कई दिनों से राजनीतिक सरगर्मियां हैं जो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें बढ़ती ही जा रही है। और कांग्रेस की बात करें, खासतौर पर कमलनाथ की बात करें, तो इसके पहले भी आला कमान से वो दिल्ली मिलने पहुंचे थे और जिस तरह से उनकी भी बैठकें लगातार जारी है, वो सभी से मिल रहे हैं और ये भी कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि उनका कद बढ़ने की उम्मीद है। कैसे देखते हैं आप? श्वेता जी, चूंकि 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा के उपचुनाव जो है प्रस्तावित हैं और मुझे लगता है कि ये मानसून सत्र के बाद, मानसून के बाद जो है संभवतः नगर मतलब भारत निर्वाचन आयोग इनके चुनाव की घोषणा कर सकता है। तो उसकी तमाम तैयारी न केवल कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि उपचुनाव की तैयारी को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों में कवायद शुरू हो गई है। और जो कांग्रेस की जो बैठक पिछले 3-4 दिन से देखने में आ रही है उसी का एक सिलसिला है। और कल कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट भी करा, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, मानसून के बाद नगरीय निकाय चुनाव, तो इसकी तैयारी हम 6 महीने पहले से कर चुके हैं। तमाम जगह पर जो है समितियां बना दी गई है, स्थानीय स्तर पे संगठन को मजबूत करने की दिशा में भी काम किया गया है। तो अभी भी जो बैठक हो रही, कल उन्होंने कहा कि वो 28 तारीख को एक बार फिर इस सिलसिले में बैठक करेंगे। इसमें जो उपचुनाव है उनके उम्मीदवारों को लेके भी चर्चा होगी। इसके अलावा नगरीय निकायों में किस तरीके से कैसे काबिज हुआ जा सकता है उस चुनाव में, उसको लेकर भी जो है वो मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। इसके अलावा संगठन को विस्तार या पुनर्गठन जो है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इस दिशा में जो है हमारी पार्टी आलाकमान से निरंतर विचार मंथन हो रहा है और जल्दी से जल्दी जो है वो उसका भी पुनर्गठन कर सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को एक बार फिर सक्रिय करने के लिए उनके नेता जुट गए हैं और आप देखेंगे कि दमोह के उपचुनाव से जो है कांग्रेस को एक नई संजीवनी मिली है। जिस तरीके से पिछले साल जो 2020 में जो हालात बने थे उसको लेकर एक निराशा जो व्याप्त हुई थी, तो दमोह उपचुनाव ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस को सक्रिय करा है। और उनकी कोशिश भी यही होगी कि जो 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं उन तीनों पे वो जीत हासिल कर सके। हालांकि जो 2 दिवंगत विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं और एक दिवंगत विधायक भाजपा के हैं गांव से। तो स्वाभाविक तौर पर सत्ता के समीकरण में इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखिए कांग्रेस के जो विधायक हैं वो केवल अभी वर्तमान में 95 विधायक हैं और अगर 2 सीट बढ़ भी जाती तो सत्ता नहीं मिलने वाली। और अगर भाजपा अगर 2-3 सीटें गंवा देती तो उसकी सत्ता जाने वाली। तो सत्ता समीकरण कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होने वाली उपचुनाव से। लेकिन स्वाभाविक तौर पर उपचुनाव जीतने से राजनीतिक संगठनों को एक नई जो स्फूर्ति मिलती, नई एक चेतना आती है, तो कार्यकर्ताओं में भी जोश पैदा होता है। तो इसी दिशा में वो कांग्रेस कवायद कर रही है। कल शाम को भी मुख्यमंत्री ने, चूंकि अब निगम मंडलों में भी नियुक्तियां होना है, सरकार नई सरकार को है 1.5 साल के लगभग होने वाला है और इसको लेकर संगठन में लगातार दबाव बन रहा है। खास करके सिंधिया गुट की तरफ से उनके जो समर्थक हैं उन्हें एडजस्ट करने के लिए एक दबाव कायम हुआ है। तो कल शाम को जो है मुख्यमंत्री निवास में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री सुहास भगत, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा और मुख्यमंत्री ने बैठ के इस सिलसिले में मंथन करा कि किसको कहाँ एडजस्ट किया जाना चाहिए। तो दोनों ही संगठन जो है, दोनों ही राजनीतिक दल जो है अपने तरीके से जो है अपने संगठन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्या लगता है एक नई रणनीति पे कांग्रेस यहाँ पर काम करेगी? कल देखा जाए तो जहाँ जहाँ उपचुनाव होने वहाँ के प्रभारियों को भी नियुक्त किया गया है। खंडवा सीट के उपचुनाव को अगर हम छोड़ दें तो जहाँ पर भी उपचुनाव होने विधानसभा के वहाँ पर प्रभारी बनाए गए हैं और युवा चेहरे नजर आए हैं सामने। देखिए मेरे को अक्षता जी, दरअसल जो विपक्षी दल है उसे तो मेहनत कुछ ज्यादा करनी ही पड़ती है, क्योंकि सत्ता का एक अपना लाभ संबंधित राजनीतिक दल को मिलता है और उस नाते जो विपक्ष में जो दल होता है उसे कुछ अधिक मैदानी स्तर पर जाके अपनी बातें बतानी पड़ती है। सरकार के खिलाफ जो है एक माहौल बनाना होता है जो सत्तारूढ़ दल होता है। तो ऐसे में चूंकि अब कांग्रेस भी जो है वो उसको ये बात समझ में आ गई कि हमें युवाओं को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक कांग्रेस का मतलब एक तरह से पुनर्जीवित करने वाली बात है। क्योंकि देखिए 15 साल आप सत्ता से बाहर रहे, 1.5 साल सत्ता में रहे, लेकिन उस दरमियान भी ऐसा कुछ उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाए। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक बड़ा वैक्यूम जो है वो पैदा हो गया है कांग्रेस में।
एक पीढ़ी का अंतर कहीं ना कहीं आ गया, क्योंकि नए नेताओं को आगे बढ़ाने की कवायद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने करी वो कांग्रेस में कहीं नजर नहीं आती थी। पुराने छत्रप जो है वो आज भी संगठन में काबिज हैं और नए जो युवा चेहरे हैं वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं या गुटबाजी का शिकार है। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस को पुनर्धर खड़ा करना है तो निश्चित तौर पर युवाओं को आगे लाकर उन्हें आपको बागडोर सौंपनी पड़ेगी। और यही सब अभी देखा भी जा रहा है कि भाई अगर आप युवा चेहरे जो है वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आप जितना लेट करेंगे, जितना आप संगठन को पुनर्गठन में विलंब करेंगे, उतनी ज्यादा आपको दिक्कतें, उतनी चुनौतियां पेश हैं। निश्चित ही लगातार जो हलचलें देखने को मिल रही है दोनों ही राजनीतिक दलों में और बैठकों का दौर भी जारी है क्योंकि आने वाले चुनावों की भी तैयारियां करनी है। खैर बढ़ते अगली खबर की ओर कि पेंडेंसी जारी है क्योंकि सिस्टम सरकारी है। 7,000 मामले लंबित हैं, इनसे 5,208 नामांतरण के मामले हैं। सीमांकन की बात की जाए तो कई महीनों से उनके आवेदन भी अटके पड़े हैं। सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी कोरोना में बिजी है या तमाम जो दूसरी चीजें उसमें बिजी है, लेकिन ये जो मामले हैं उनकी पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। तो श्वेता जी, दरअसल ये जो मामले हैं, हालांकि कोरोना की दूसरी लहर से बहुत सारे कामकाज प्रभावित हुए हैं और उसमें स्वाभाविक तौर पर क्योंकि सरकारी दफ्तरों में भी उपस्थिति लगभग खत्म कर दी गई थी या 50% के साथ जो है उपस्थिति जारी रखी गई थी। तमाम जो निर्णय हुए हैं कोरोना की दूसरी लहर के कारण, तो सरकारी कामकाज भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। एक वजह इसकी है। दूसरी श्वेता जी, मुझे जो वजह नजर आती है वो ये है कि देखिए, आप हर दिन कोई नया कार्यक्रम, नया योजना अगर आप लेकर आएंगे तो काम करने वाला अमला तो वही है, क्योंकि उसकी प्राथमिकता, अगर सरकार की प्राथमिकता वो जो नया कार्यक्रम या नई योजना को इम्प्लीमेंट करने की है, वही अमला जब उस पर जुड़ जाता है तो ये जो तमाम जो पुरानी योजनाएं या पुराने कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। वही सब इस स्थिति में भी देखने में आ रहा है। अभी देखा गया है कि सरकार ने स्वामित्व योजना को लेकर गांव-गांव में जो जिस तरीके से तेज गति से काम करा, क्योंकि ये उनका सियासी एजेंडा हो सकता है। निश्चित तौर पर ये हर राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है वो अपने जो उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें प्रायोरिटी देता है, लेकिन साथ में आपके जो निरंतर चलने वाले कार्यक्रम है उनको भी गति दी जानी चाहिए। चूंकि प्रशासनिक अमला उतना ही है, बल्कि अगर देखा जाए तो कई जगह कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, काम का दबाव भी अधिक है। ऐसे में इसमें संतुलन कायम करने की जरूरत है कि आप हर दिन कोई नया कार्यक्रम घोषित कर देंगे, हर दिन कोई नए चीजें ले आएंगे और फिर कार्यक्रम अमला उसमें जुड़ जाएगा तो पुरानी चीजें स्वाभाविक तौर पर प्रभावित होंगी और इसका जनता पर भी बहुत सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जनता को ही उठाना पड़ता है। निश्चित ही अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जिस तरह से लगातार जासूसी वाला मामला जो है पेगासस स्पाईवेयर की, वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में और इसकी जांच करने के लिए कहा है कि संसदीय समिति इन तमाम आरोपों की जांच करेगी कि पत्रकारों की निगरानी होती है या नहीं। थरूर की अध्यक्षता वाली समिति केंद्र से पूछेगी कि जासूसी हुई है या नहीं। बिल्कुल श्वेता जी, दरअसल ये जो स्थायी समिति है संसद की, उसने अपना कल जो है इसको रिपोर्ट तलब की है अधिकारियों से और उसने एक जो एजेंडा दिया है समिति का वो बैठक का, वो अगली बैठक उन्होंने 28 जुलाई को बुलाई है शाम 4 बजे और उसको जो एजेंडा उन्होंने तय करा है वो यही है कि नागरिकों की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, तो इस सब्जेक्ट को लेकर संबंधित अधिकारियों को भी बुलाया गया है। उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो सब बातें उठ रही हैं ये वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है। सरकार ने स्पाईवेयर जो पेगासस स्पाईवेयर है उसका लाइसेंस या सॉफ्टवेयर वो खरीदा या नहीं खरीदा है, अगर खरीदा है तो क्यों खरीदा गया, किसकी निगरानी के लिए खरीदा गया, तो ये तमाम बातें बतानी पड़ेगी। कल कमलनाथ जी ने भी जिस तरह कहा कि भाई अगर सरकार कह रही कि उसने कुछ नहीं किया है तो वो अपना सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश करे कि हाँ उसने ऐसी कोई लाइसेंस खरीदी या सॉफ्टवेयर की खरीदी नहीं करके निगरानी नहीं की है। तो विपक्ष जो है जासूसी को लेकर सवाल उठा रहा है, क्योंकि इसमें पक्ष विपक्ष दोनों के लोग शामिल हैं, दोनों के दलों की जो है वो लोगों की जासूसी की बात सामने आई है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है। और जो संसदीय समिति है, स्थायी समिति, हालांकि उसके पास उतने अधिकार नहीं है और जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते रहे कि भाई इसकी जांच तो जेपीसी या स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए, क्योंकि जो स्थायी समिति है उसके अधिकार बहुत सीमित हैं। दरअसल ये समिति जो है आमतौर पर जो बजट में मंत्रालयों की तरफ से जो बजट की मांग की जाती है उनकी समीक्षा करती है या उसके से संबंधित विभाग की कोई रिपोर्ट अगर
विधेयक कोई आता है तो उसको जो है लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को वो फॉरवर्ड करती है। तो समिति के जो अधिकार है वो सीमित है, लेकिन फिर भी उसने जो पहल की है तो निश्चित तौर पर इसके भी कुछ परिणाम तो सामने आएंगे ही। निश्चित ये आरोप लगाए गए, इनकी जांच होनी चाहिए। बड़ा मामला है, जासूसी को लेकर है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए संसद में इस तरह के आरोप लगाना एक मुद्दा भटकाने जैसी बात समझ में आती है, क्योंकि संसद एक ऐसी जगह है जहां जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। वहीं जब ये मुद्दा उठा, ये आरोप लगाए गए तो सभी राज्य की सरकारें उस तरफ रुख हो गया सभी का। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर निशाना साधा कि ये जासूसी करना कांग्रेस का काम है। दूसरे राज्यों की बात करें, हरियाणा की बात करें तो कल हरियाणा के सीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। तो असल मुद्दे जो है ऐसे आरोपों के बीच में कहीं गुम हो जाते हैं। बिल्कुल प्रसन्ना जी, देखिए राजनीतिक दल, हालांकि ये मुद्दा गंभीर है, देखिए किसी भी देश की सुरक्षा के, देश के नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और अगर उनकी जासूसी होती है तो निश्चित तौर पर ये सवाल उठना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि पक्ष जो है वो गैर जरूरी तरीके से इस मामले को उठा रहा है। हालांकि संसद का जो सत्र है वो महत्वपूर्ण है और उसका उपयोग जनहित के मामलों में किया जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर देखा यही गया है कि चूंकि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर एक हंगामा होता ही है और वही सब 2-3 दिन से संसद में भी देखने में आ रहा है। जहां तक जासूसी की बात है तो सरकार को जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने बात रखी है, कल छत्तीसगढ़ में भी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने रखा, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी ने की, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी जैसा आप बता रही है वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा। क्योंकि इससे पहले सत्तारूढ़ दल ने, खास करके एनडीए ने जिस तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला, इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय साजिश और कांग्रेस की मिलीभगत बताया, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपना पक्ष जो है वो साफ कराया। और कल जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि भाई पेगासस जो है वो तो 2016 में तैयार हुआ है और 2017 से उसका भारत में उपयोग हुआ है। उससे पहले तो कांग्रेस से, मतलब कांग्रेस काल में या संपर्क काल में तो ये सब चीजें थी ही नहीं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं और इसमें स्थिति स्पष्ट होना चाहिए, मेरा भी मानना है। निश्चित ही संसद का सत्र चल रहा है और वहीं किसानों के मुद्दे की बात की जाए तो यहाँ पर किसान भी पंजाब हरियाणा की बात की जाए तो दिल्ली कूच के लिए निकल चुके हैं। जंतर मंतर पे हर रोज 200 किसानों के जुटने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन सरकार तो साफ कह चुकी है कि कृषि कानूनों में किसी तरह का बदलाव, किसी तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा। कृषि मंत्री की बात की जाए, नरेंद्र सिंह तोमर साफ कह चुके थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो बातचीत के लिए बुला रहे हैं, लेकिन किसानों की तो किसान जो बात करना चाहते हैं वो यही है कि इन कानूनों को बदला जाए या इनमें संशोधन किया जाए। लेकिन वहीं सरकार का रुख देखा जाए तो उनका साफ इनकार है कि इस तरह का कोई भी आगे रुख हम नहीं अपनाएंगे। बिल्कुल प्रचिता जी, किसानों की अपनी एक मांग है और लंबे समय से ये चल रहा है। मतलब देखा जाए तो इतना लंबा आंदोलन जो है किसी अन्य मुद्दे को लेकर नहीं चला है और खास करके 1-2 राज्यों के जो किसान है वो इस मामले में अटक गए और लगातार प्रयासरत है कि उनकी मांगों का निराकरण हो। वहीं सरकार भी जो है अपनी जितना कम से कम 11-12 बार जो है बैठकों का दौर चल चुका है और लेकिन किसानों का ये कहना है कि भाई अब हर बैठक में जो है केवल अपना पक्ष रखते हैं, किसानों की बात कहाँ सुनते हैं। जो किसान 3 मांग कर रहे हैं वो उन मांगों पे तो कोई बात ही नहीं होती है। तो स्वाभाविक तौर पर जो कृषि कानून है, अगर उसमें चूंकि जिस तरीके से सरकार ने भी पहले एक्सेप्ट करा था कि वो इसमें संशोधन को तैयार है, लेकिन उन्होंने कुछ वक्त मांगा था इसके लिए। तो अगर वाकई में जो कृषि कानून है उनको लेके अलग अलग मत है देश में, ऐसा नहीं है कि कोई सभी इसके विरोधी है, सभी इसके पक्ष में है, तो जो एक बीच का रास्ता है वो निकाला जाना चाहिए जी। निश्चित है। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा और विश्लेषण करने के लिए। तो अखबारों की सुर्खियों में हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा के विश्लेषण किया। रामजी श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ रहे थे, लेकिन कुछ समस्या की वजह से वो नहीं जुड़ पाए। खैर, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। और अखबारों की सुर्खियों में लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।